हेलो गाइस, वेलकम टू द सी कंसल्स लर्निंग क्लासेस। सो आज आ गए हैं हम अपने लेक्चर नंबर 2 पे ऑफ सेट बी एस पी एम। सो लेट्स बिगिन। देखिए, लेक्चर 1 में हमने जो अपने इलस्ट्रेशन नंबर 5 तक कर लिए थे। अब जो लेक्चर नंबर 2 है उसमें हम इलस्ट्रेशन नंबर 6 से कंटिन्यू करते हैं। देखिए, इलस्ट्रेशन नंबर 6 क्या क्या रहा है हमसे। सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन हमसे डिमांड क्या कर रहा है, पूछ क्या रहा है हमसे। क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे मिनिमम प्राइस डेट द एक्स वाई पॉलीमर्स शुड बिड ऑन दिस जॉब। मतलब कुछ तो मिनिमम प्राइस के बारे में बात हुई है। देखिए, इस क्वेश्चन में दे रखा है एक्स वाई पॉलीमर्स लोकेटेड इन द, ये फालतू की इंफॉर्मेशन दे रखी है। फिर पूछ रहा है हमसे कि एटी जो इंडस्ट्रीज है वो एक्सेल पॉलीमर से एक स्पेशल जॉब कराना चाहती हैं, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि एक रॉ मटेरियल डेट वाज नीडेड टू कंप्लीट द स्पेशल जॉब कंप्लीट करने के लिए एक रॉ मटेरियल चाहिएगा R1। एक्स वाई पॉलीमर परचेज R1 को उसने 2 वीक पहले ही परचेज कर रखा था फॉर अ जॉब ए। मतलब कोई और तो भी जॉब थी, स्पेशल जॉब के अलावा कोई जॉब ए थी, उसके लिए उसने पहले 7500 रुपये का माल, वो मटेरियल था, वो परचेज कर रखा था। अब जो R1 का था वो मटेरियल वो स्टॉक में था, स्टॉक इन एक्सेस फ्रॉम डेट जॉब। मतलब जॉब ए से ज्यादा मटेरियल था, जैसे जॉब ए में जितनी क्वांटिटी मटेरियल की चाहिए थी उससे ज्यादा क्वांटिटी थी। एक्स वाई पॉलीमर्स को अब क्या करना है, एक्स वाई पॉलीमर्स प्लानिंग कर रहे हैं उसको डिस्पोज ऑफ करने की। देखो, एक्स वाई पॉलीमर्स एस्टिमेट देम इट वुड कॉस्ट 1250 टू डिस्पोज। अगर वो जो स्पेशल मटेरियल है उसको डिस्पोज करेंगे वो तो 1250 रुपये की उसको कॉस्ट लगेगी एक्सेल पॉलीमर्स को। और करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या है, 6000 रुपये। मतलब करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट मतलब ये, अगर वो उस मटेरियल को आज परचेज करके लाएं तो वो 6000 रुपये का आएगा। और उस मटेरियल को अगर उनको डिस्पोज ऑफ करना है तो वो 1250 रुपये की कॉस्ट है। फिर क्या दे रखा है हमको, द स्पेशल जॉब रिक्वायर्स 250 आवर्स ऑफ लेबर जी वन एंड 100 आवर्स ऑफ G2। मतलब दो ये लेबर है, इनके आवर्स चाहिए और इनको ये रेस्पेक्टिवली पेमेंट होता है 630 और 336 फॉर 42 घंटे के लिए होता है। अब एक्स वाई पॉलीमर्स एंटिसिपेटेड करता है क्या, 150 आवर्स ऑफ G1 एंड G2 आर द आइडियल आवर्स। मतलब एक्सेस कैपेसिटी है इनके पास, एक्सेस कैपेसिटी है इतने आवर्स की। अब वो जो एक्स वाई पॉलीमर्स कैन आल्सो हायर G1 एंड G2 ऑन द आर्ली बेसिस एंड दिस एम्प्लॉइज आर पेड ऑन द आर्ली बेसिस। मतलब फालतू की इन्फॉर्मेशन लिखी गई है। अब हमसे पूछ रहा है कि मिनिमम प्राइस क्या होगा। देखो, इस क्वेश्चन को समझने से पहले मैंने जो आपको एक लेक्चर 1 में एक कॉन्सेप्ट जो समझाया था, उसी कॉन्सेप्ट को एक और बार मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। हाँ, तो मैं आपको जो मैंने लेक्चर 1 में एक कॉन्सेप्ट बताया था लेबर से रिलेटेड, वही कॉन्सेप्ट आपका कंटिन्यू होता है। उस कॉन्सेप्ट को मैं एक और बार रिवाइज करा देता हूँ आपको। देखो, वो कॉन्सेप्ट क्या था। वो कॉन्सेप्ट ये था कि आप लेबर की जो कॉस्ट होती है उसको कब इंक्लूड करेंगे। जो लेबर कॉस्ट होती है वो आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कब इंक्लूड करेंगे। वो तीन केसेस में आप इंक्लूड करते हैं, तीन केसेस बनते हैं उसके। सबसे पहले जो लेबर है वो आपकी परमानेंट लेबर है। परमानेंटली आपने कोई भी लेबर हायर कर रखी है और उस लेबर का, वो जो लेबर है, जो परमानेंट लेबर है, वो आइडियल है उस टाइम। मतलब क्या था कि आपकी कोई भी दो प्रोडक्शन आपके चल रहे हैं, जो आपका प्राइमरी प्रोडक्शन है उसमें जो परमानेंट लेबर लगी हुई है वो उसका आइडियल टाइम है। मतलब वो कुछ टाइम के लिए फ्री है और उस टाइम में आपने उससे कोई दूसरा प्रोडक्शन करा लिया, तो देखा जाए तो ये वाली कॉस्ट इंक्लूड नहीं होनी चाहिए लेबर कॉस्ट में। ऐसा ही हमारा जो कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट है वो कहता है कि जो ये लेबर कॉस्ट है वो इंक्लूड नहीं होगी। मतलब जो भी परमानेंट लेबर जो कि आइडियल थी आपने अपने दूसरे प्रोडक्शन में लगाई तो उसकी कॉस्ट इंक्लूड नहीं करेंगे। दूसरा केस क्या बनता है कि लेबर हमारी परमानेंट लेबर थी बट वो लेबर हमारी आइडियल नहीं थी, नॉट आइडियल थी। नॉट आइडियल, अगर वो लेबर हमारी आइडियल नहीं थी देन उसकी कॉस्ट को इंक्लूड किया जाएगा। मतलब क्या था कि आपका कोई जो प्राइमरी बिजनेस था उसमें आपका कोई प्रोडक्शन चल रहा था, उसमें जो लेबर लगी हुई थी वो बिजली लेबर थी। मतलब वो काम कर रही थी, वो प्रोडक्शन कर रही थी और आपने क्या किया, उस लेबर को हटा के नए प्रोडक्शन में लगा दिया। बेसिकली तो उसकी जो कॉस्ट होगी हम उसको इंक्लूड करेंगे अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में। जो आपका नया प्रोडक्शन आप कर रहे हो उसमें इंक्लूड किया जाएगा। तीसरा केस क्या था, आपने कोई भी टेम्परेरी लेबर हायर करी कोई भी अपने नए प्रोडक्शन के लिए, देन उसकी कॉस्ट को तो हम इंक्लूड करेंगे ही करेंगे। ये मैंने आपको बताया था लेबर से रिलेटेड। मटेरियल से रिलेटेड भी सेम कॉन्सेप्ट है। मटेरियल से रिलेटेड क्या कॉन्सेप्ट है देखिए इसी में। मटेरियल की कॉस्ट को कब आप इंक्लूड करेंगे अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में। मटेरियल की कॉस्ट को आप इंक्लूड करेंगे, केस कब, ये केस 1 है उसमें बताते हैं हम। जब आपकी जो मटेरियल है, जब जो आपकी मटेरियल है, अगर उसको आपको डिस्पोज करने के लिए कॉस्ट लग रही है, मतलब
जैसे आपके पास कोई भी मटेरियल की क्वांटिटी एक्सेस पड़ी हुई थी, एक्सेस क्वांटिटी आपके पास कोई भी मटेरियल की पड़ी हुई है और आपको उसको डिस्पोज करने के लिए और पैसा देना पड़ रहा है, देन जो डिस्पोज करने की कॉस्ट होगी, जैसे फॉर एग्जांपल 500 रुपीज आपको मटेरियल ए को डिस्पोज करने के लिए लग रहे हैं और वही मटेरियल ए आपके नए प्रोडक्शन में काम आ सकता है, देन जो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी जो मटेरियल की जो नए प्रोडक्शन में ऐड होगी वो होगी -500। क्यों -500 होगी? वो -500 इसलिए होगी क्योंकि आपको तो 500 रुपये और ज्यादा लगते हैं उस मटेरियल को डिस्पोज मतलब खत्म करने के लिए, लेकिन आपने उस मटेरियल का यूज करके एक नया प्रोडक्शन कर लिया तो उस हिसाब से आपके जो 500 रुपए हैं वो बच गए, इसलिए जो आपकी कॉस्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इंक्लूड की जाएगी वो की जाएगी -500। ये होता है हमारा मटेरियल का कॉन्सेप्ट। देखो यही कॉन्सेप्ट को लेके हमारा जो क्वेश्चन है वो फ्रेम किया गया है। क्वेश्चन क्या फ्रेम किया गया है, अब इसमें बताना है हमको मिनिमम प्राइस जो एक्स वाई पॉलीमर चार्ज करेंगे। सबसे पहले हम लेबर का देखते हैं। लेबर में हमको साफ साफ इसमें बताया गया है कि जो हमारी लेबर थी 250 घंटे हमको चाहिए जीवन के, और हमारे पास एक्सेस कैपेसिटी कितनी है 150 की, मतलब 250 में से अगर हम 150 लेस करते हैं तो हमारे पास बचते हैं 100 आवर्स। 100 आवर्स ऐसे आवर्स हैं जो मतलब लेबर खाली नहीं थी हमारे पास, फिर भी हमने उसका इस्तेमाल किया अपने प्रोडक्शन के लिए, तो इसकी कॉस्ट को तो हम इंक्लूड करेंगे ही करेंगे, क्योंकि जो हमारे पास खाली टाइम था लेबर का वो 150 घंटे था, लेकिन हम जो हमको रिक्वायर्ड था वो 250 था। तो इस हिसाब से जो एक्स्ट्रा 100 आवर्स है उसकी जो कॉस्ट होगी वो हमको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इंक्लूड करनी पड़ेगी। तो जो एक्स्ट्रा 100 आवर्स की कॉस्ट है वो कितनी होगी आपकी 100 इंटू आपकी जो 630 पर 42 आवर्स के लिए ले रहा है ये, मतलब 1 आवर की कॉस्ट कितनी होगी 630 डिवाइडेड बाय 42 अगर हम करते हैं तो जो हमारी 1 आवर की कॉस्ट आ जाएगी जीवन लेबर की। तो जीवन लेबर की हमारी जो कॉस्ट निकल के आती है वो कितनी निकल के आती है 630 डिवाइडेड बाय 42 जब आप करेंगे देन आपका आंसर निकल गया है 15, मतलब 15 पर आवर की जो लेबर है वो हमारी जीवन लेबर 15 पर आवर की है, और हमको कितनी आवर्स की उसकी निकाली है 100 आवर्स की, तो इस हिसाब से हमारी जो जीवन लेबर की कॉस्ट निकल के आती है वो आती है 1500, मतलब 1500 रुपये जो हमारी कॉस्ट निकल के आती है स्पेशल जॉब को करने के लिए। फिर दूसरी जो लेबर है हमारी जी टू लेबर के हमारे 100 आवर्स हमको चाहिए, बट जो जी टू लेबर है वो 200 घंटे के लिए खाली है, मतलब वही केस बनता है जो परमानेंट लेबर है वो खाली है हमारे 200 घंटे के लिए, बट हम उस 200 घंटे में 100 घंटे का ही तो इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए हमको उसकी जो कॉस्ट है वो इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। लेबर का सीन तो ये हो गया। अब मटेरियल का सीन देखिए आप, मटेरियल का क्या है, मटेरियल उस बंदे ने जो कंपनी थी हमारी एक्स वाई पॉलीमर्स उसने पहले ही परचेस कर रखा था 7,500 का। अब वो मटेरियल एक्सेस हो उसने अपनी रिक्वायरमेंट से ज्यादा परचेस कर लिया था, उसको 1250 रुपये डिस्पोज ऑफ करने की कॉस्ट लग रही थी, मतलब अगर वो उस नए प्रोडक्शन को नहीं करता तो 1250 रुपये उसको इस चीज के खर्च करने पड़ते, उस मटेरियल को डिस्पोज करने के लिए, खत्म करने नष्ट करने के लिए करने पड़ते, बट क्योंकि अब उसी मटेरियल का उसने प्रोडक्शन में इस्तेमाल कर लिया तो उसके वो 1250 रुपये बच गए। तो इस हिसाब से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हमारे जो 1250 रुपये है, जो 1250 रुपये हैं वो इंक्लूड नहीं किए जाएंगे, मतलब नेगेटिव 1250 रुपये इंक्लूड किए जाएंगे। एक तरीके से हमारी कॉस्ट सेविंग हो गई ना, क्योंकि जो 1250 रुपये है उसको कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल थी वो हमारी सेव हो जाती है। इस हिसाब से जो स्पेशल जॉब के लिए हमारी कॉस्ट आएगी वो आएगी 250 रुपये। क्वेश्चन में हमसे ये पूछा मिनिमम प्राइस एक्स वाई पॉलीमर्स को क्या चार्ज करना चाहिए। एक्स वाई पॉलीमर्स को 250 रुपये जो मिनिमम प्राइस है वो चार्ज करना चाहिए, क्योंकि जो 1500 रुपये है वो उनकी लेबर की कॉस्ट है और 1250 रुपये उनकी जो मटेरियल की डिस्पोजल कॉस्ट है वो बच गई, सेविंग हो गई। इस वजह से उनको केवल 250 रुपये ही उनकी जो मिनिमम प्राइस है वो चार्ज करना चाहिए एक्स वाई पॉलीमर्स को इस जॉब का। ठीक है, फिर आगे चलते हैं अपने इलस्ट्रेशन नंबर 7 की तरफ। देखो 7 क्या कह रहा है हमसे। 7 में क्वेश्चन में हमने पूछा क्या है, कमेंट द डिसीजन वेदर टू कंटिन्यू डिवीजन सी, मतलब कुछ तो डिवीजन सी को कंटिन्यू करने की बात की गई है, डिवीजन सी को कंटिन्यू करें या नहीं करें। अब इधर क्वेश्चन में पढ़ते हैं कि द रेट ऑफ द वेरिएबल कॉस्ट आर 90% ऑफ द नॉर्मल रेट ड्यू टू द करंट वॉल्यूम ऑफ ऑपरेशंस दैट इज देयर इज अ एडुकेट मार्केट डिमांड व्हेन देयर इज अ एडुकेट मार्केट डिमांड। मतलब कहने का क्या है, जो अभी ये वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है वो 90% पे दे रखी है, वो इसलिए दे रखी है क्योंकि जो मार्केट में है वो एडुकेट डिमांड चल रही है, मतलब अच्छी डिमांड चल रही है, इसलिए जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट है वो 90% पे है ड्यू टू द, और इसलिए दे रखी है क्योंकि मार्केट में नॉर्मल डिमांड है, बिकॉज हमारा जो करंट वॉल्यूम ऑफ ऑपरेशन है, मतलब जो ए बी सी तीनों डिवीजन मिलकर प्रोडक्शन कर रहे हैं, इसी वजह से हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 90% पे है। अब इसमें क्या कहा है, फॉर एनी लोअर वॉल्यूम ऑफ ऑपरेशन द रेट विल गो बैक टू द नॉर्मल रेट्स, मतलब जैसे कि इसमें डिवीजन सी को बंद करने की बात करी गई है, और डिवीजन सी को बंद करेंगे तो ये 90% पे जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 100% पे पहुंच जाएगी, कहने का मतलब ये है। Facility released by discontinuing the C division can't be used for any other purpose.
अब हम देखते हैं कि जो इसमें पूछा है हमसे, वेदर द जो डिवीजन सी है उसको हम कंटिन्यू करें या डिसकंटिन्यू करें। देखो, अब ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, इसमें डिवीजन सी के बारे में पूछा है। अगर डिवीजन सी को हम डिसकंटिन्यू करते हैं तो आप निकालिए कॉस्ट हमारी क्या क्या लगेगी। पहले हम देखते हैं हमारी कॉस्ट क्या क्या लगेगी। कॉस्ट देखो हमारी क्या क्या लगेगी। सबसे पहला देखो, हमारा जो कॉस्ट में आएगा वो लॉस ऑफ कंट्रीब्यूशन आएगा 2,41,500 का, क्योंकि अगर आप डिवीजन सी को बंद कर देंगे तो 2,41,500 का जो आपका कंट्रीब्यूशन है वो आपका लॉस होगा। प्लस में आपका और क्या लॉस होगा, लॉस होगा आपका ये जो ए बी डिवीजन को आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 90% पे है, बट जैसे ही आप डिवीजन सी को बंद करेंगे ये कॉस्ट आपकी 100% पे पहुंच जाएगी। तो इस हिसाब से जो 10% का जो नुकसान होगा वो भी आपका कॉस्ट में इंक्लूड किया जाएगा। कहने का मतलब क्या है, जो आपकी 20,70,000 है ये 90% पे है फिलहाल, ये फिलहाल आपकी 90% पे है। जो इसका 10% होगा वो आपकी कॉस्ट बन जाएगी, वो आपकी कॉस्ट में और इंक्लूड किया जाएगा। इसका 10% क्या निकलेगा, 20,70,000 डिवाइडेड बाय करना आप 90% से, इंटू कर देना 10% से, मतलब 2,30,000 और आपकी एडिशनल कॉस्ट बन जाएगी अगर आप डिवीजन सी को डिसकंटिन्यू करेंगे तो। इस हिसाब से आपकी टोटल कॉस्ट कितनी हुई, 2,41,500 प्लस 2,30,000, तो आपकी जो टोटल कॉस्ट निकल के आएगी वो आएगी 4,71,500 की, 471,500 की। अब देखते हैं हमारी सेविंग कितनी हुई। सेविंग देखो क्या होगी हमारी, जो इसमें दे रखा है डिवीजन सी में क्या लग रही है हमको, स्पेसिफिक अवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट, मतलब 4,14,000 की जो हमारी स्पेसिफिक अवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट है ये तो हमारी सेव हो जाएगी अगर हम डिवीजन सी को डिसकंटिन्यू कर दें, क्योंकि ये स्पेसिफिक अवॉइडेबल है, डिवीजन सी चल रहा है तभी हमारी ये फिक्स कॉस्ट लग रही है, इसलिए जो 4,14,000 का हमको सेविंग होगी। सेविंग हमारी कितनी होगी, 4,14,000 की, 4,14,000 की हमारी सेविंग हुई, तो हमारा जो नेट लॉस निकल के आता है वो कितना आता है, 414 लेस कर देंगे इसमें से, 57,500 का हमारा नेट लॉस निकल के आता है। इसलिए हमें कहेंगे कि भैया आप डिवीजन सी को कंटिन्यू करना, क्योंकि अगर आप डिवीजन सी को डिसकंटिन्यू करेंगे तो आपका जो 57,500 का लॉस निकल के आता है। देखिए यही आंसर में आपको दे रखा है, आंसर में प्रेजेंट करने का तरीका अलग है, बस आंसर आपका बिल्कुल सेम ही आएगा। देखो 57,500 का लॉस आ रहा है, इसलिए आपको मना कर रहे हैं कि डिवीजन सी को डिसकंटिन्यू मत करिए। आगे बढ़ते हैं अपने इलस्ट्रेशन नंबर 8 की तरफ। 8 क्या कह रहा है देखिए, देखिए 8 क्या कह रहा है। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है, डू यू एडवाइज द कंपनी शुड टेक अप द ऑर्डर फॉर मैन्युफैक्चरिंग द प्लास्टिक मोल्डेड टॉयज ड्यूरिंग द टाइम इट इज द बुक फॉर सप्लाई 3 lakhs बोटल्स। अब देखिए क्वेश्चन पढ़िए क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कंपनी थी जो इंगेज थी मैन्युफैक्चरिंग में प्लास्टिक बोतल्स की, स्टैंडर्ड साइज की जो बोतल प्रोड्यूस कर रही थी। फैक्ट्री के पास 5 मशीन थी जो कैपेबल थी 40 बोतल पर आवर प्रोड्यूस कर रही थी। वो वेरिएबल कॉस्ट क्या थी उनकी, 0.32, और जो आपकी सेलिंग प्राइस थी वो थी 0.08 ईच की थी। तो इस हिसाब से जो कंट्रीब्यूशन क्या निकल के आता है हमारा, 0.8 लेस करेंगे हम इसमें से, 0.8 में से हम लेस करते हैं 0.32, तो इस हिसाब से जो हमारा कंट्रीब्यूशन निकल के आता है वो आता है 0.48 पर बोतल का हमारा कंट्रीब्यूशन था, 0.48 पर बोतल का हमारा कंट्रीब्यूशन था इसमें। अब क्या आगे क्या बता रखा है, द कंपनी हैज रिसीव्ड एन ऑफर फ्रॉम अ कंपनी टू मैन्युफैक्चर 40,000 टॉयज। मैन्युफैक्चर कंपनी का उसको एक ऑर्डर मिला है, और टॉयज की जो हमारी प्राइस थी वो 30 रुपए थी और वेरिएबल कॉस्ट थी 24 रुपए। इस हिसाब से जो टॉयज का कंट्रीब्यूशन आता है हमारा 6 रुपीज का, 30 लेस 24, जो हमारा टॉयज का कंट्रीब्यूशन निकल के आएगा वो 6 रुपीज का आएगा। और आगे क्या दे रखा है, इन केस द कंपनी टेक अप द जॉब इट हैज टू मीट द एक्सपेंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग द टॉय, मतलब कंपनी बेसिकली बोतल वगैरह मैन्युफैक्चर करती है, बट हमको ये दे रखा है कि कंपनी ने एक ऑर्डर रिसीव किया है कि वो टॉयज मैन्युफैक्चर करे, 40,000 टॉयज की उसके पास एक ऑर्डर आया है। अब जो टॉयज वो मैन्युफैक्चर करेगी उसमें 1 लाख रुपए की एक फिक्स्ड कॉस्ट लगेगी अगर वो टॉयज मैन्युफैक्चर करेगी 40,000। अब कंपनी के पास टोटल जो कैपेसिटी है अपनी आर्स की वो है 10,000 आर्स है कंपनी के पास, मशीन आर्ट 10,000 मशीन आर्स है, और जो टॉयज का जो प्रोडक्शन है वो 16 टॉयज पर आर का प्रोडक्शन है, मतलब 1 घंटे में 16 टॉयज प्रोड्यूस होते हैं। और टोटल कैपेसिटी, टोटल घंटे कितने हैं उसके पास फैक्ट्री के पास, वो है 10,000 आर्स। अब ये दे रखा है फिक्स्ड कॉस्ट एक्सक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द मोल्ड इज 10 lakhs, मतलब जो 1 लाख को हटा के जो एक्सक्लूडिंग हमारी जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो 10 लाख रुपए की है। अब वो पूछ रहा है हमको कि कंपनी को जो 3 लाख बोतल का ऑर्डर तो मिला ही हुआ है, इसके साथ साथ क्या उसको जो 40,000 टॉयज हैं वो मैन्युफैक्चर करने चाहिए।
अब देखो, इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास जो लिमिटिंग फैक्टर है। ऐसे क्वेश्चन में हम सबसे पहले देखेंगे लिमिटिंग फैक्टर क्या है। लिमिटिंग फैक्टर है हमारे पास मशीन आवर्स, क्योंकि हमारे पास 10,000 मशीन आवर्स हैं केवल। 10,000 मशीन आवर्स में हमको टॉयज भी प्रोड्यूस करने हैं और बोटल्स भी प्रोड्यूस करनी है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं ऐसे क्वेश्चन में जो लिमिटिंग फैक्टर्स के क्वेश्चन होते हैं कि कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर, कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर हम निकालते हैं। देखिए, कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर, अब जैसे मैंने आपको बताया बोतल का हमारा कंट्रीब्यूशन निकल के आया था 0.48 का, 0.8 लेस 0.32, तो 0.48 का बोतल का कंट्रीब्यूशन, और टॉयज का निकल के आया था हमारा 30 लेस 24, मतलब हमने निकाला 6 रुपीज। बट आगे देखा हमने क्वेश्चन में 1 लाख रुपए की स्पेसिफिक अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट थी, स्पेसिफिकली अवॉइडेबल कॉस्ट थी एक मोल्ड की। देखिए, एक्सपेंस टू मीट द स्पेशल मोल्ड रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर द टॉयज एंड द कॉस्ट ऑफ मोल्ड इज 1 लाख रुपए, मतलब ये स्पेसिफिक अवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट है। अगर हम टॉयज मैन्युफैक्चर करेंगे देन ओनली ये फिक्स्ड कॉस्ट लगेगी, इसलिए हम इसको लेस करके ही कंट्रीब्यूशन निकालेंगे। तो जब हम ये स्पेसिफिक फिक्स्ड कॉस्ट है, ये कितनी है हमारी 1 लाख, डिवाइडेड बाय कितने करते हैं हम 40,000 हमारे टॉयज थे, 40,000 टॉयज के लिए लगेगी, तो इस हिसाब से हमारा जो आंसर आता है वो 2.5 आता है। तो 6 में से आप 2.5 और लेस करेंगे, देन आपका जो कंट्रीब्यूशन निकल के आता है वो आता है 3.5 रुपीज। इस हिसाब से जो हमारा टॉयज का कंट्रीब्यूशन 3.5 एंड बोतल का 0.48 आता है। अब मैंने बताया आपको लिमिटिंग फैक्टर के क्वेश्चन में हमेशा निकालेंगे कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर, और लिमिटिंग फैक्टर क्या था हमारा मशीन आवर्स था। अब देखिए, जो बोतल को बनाने में एक मशीन आवर्स कितने लग रहे हैं, बोटल्स को बनाने में हमारे जो मशीन आवर्स लग रहे हैं वो लग रहे हैं आपके, इधर दे रखा है आपको, देखिए एक बोतल को बनाने में आपको 40 बोतल आपकी 1 घंटे में बनती है। मतलब 1 घंटे में अगर आपकी 40 बोतल बनती हैं, तो आप 1/4 करेंगे, जब 1/, अगर आप 40 करेंगे, देन आपका आंसर निकल के आएगा मशीन आर रिक्वायर फॉर 1 बोतल। 1 बोतल के लिए जो मशीन आर लगता है हमारा वो आएगा 0.025। ये हमारा मशीन आर्स है रिक्वायर्ड फॉर 1 बोतल के प्रोडक्शन के लिए। ऐसा ही इसमें आपको दे रखा है, देखिए 0.025 हमारा मशीन आवर्स है एक बोतल को बनाने के लिए। और ऐसे ही एक टॉय को बनाने के लिए कितने मशीन आवर्स लगेंगे, हमने देखा था कि कंपनी 16 टॉयज बना रही थी 1 घंटे में, तो फिर 1 घंटे में 16 टॉयज बना रही है, तो एक टॉय को बनाने में कितने घंटे लगेंगे, 1/16। 1/16 करेंगे तो आप ये आएगा आपका आंसर 0.0625, ये दे रखा है आपका। फिर जैसे कि अब मैंने आपको बताया कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर देखेंगे, एक टॉयज को बनाने में 0.025 आवर्स लग रहे हैं, तो हमारा कंट्रीब्यूशन पर टॉय दे रखा है हमको, तो 0.48 डिवाइडेड बाय 0.025 करेंगे तो हमको मिल जाएगा आपका कंट्रीब्यूशन पर मशीन आर। कंट्रीब्यूशन पर मशीन आर हम सबसे पहले निकालेंगे। अब हमने देखा जो कंट्रीब्यूशन पर मशीन आर है वो टॉय का सबसे ज्यादा है, क्योंकि जो आप कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर देख रहे हैं वो देखेंगे, आप दोनों का कंपैरिजन करेंगे कि किसका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन आ रहा है एक मशीन आवर से। मतलब एक जो मशीन आवर है उसमें आपका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका आ रहा है, तो हम देख रहे हैं साफ साफ सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन हमारा टॉयज का आ रहा है। 56 रुपीज का जो कंट्रीब्यूशन है 1 घंटे में, मतलब हमारा जो 1 घंटे में अगर मशीन चलेगी तो 56 रुपए का कंट्रीब्यूशन टॉयज से आएगा। अगर उसी 1 घंटे को अगर हम बॉटल के लिए इस्तेमाल करेंगे तो हमारा 19.2 रुपीज का जो हमारा कंट्रीब्यूशन आएगा। तो इस हिसाब से टॉयज को हमको प्रेफरेंस देना चाहिए। बट हमारा क्वेश्चन पूछता क्या है, डू यू एडवाइस द कंपनी शुड टेक द ऑर्डर फॉर मैन्युफैक्चरिंग द टॉयज व्हेन इट इज टाइम द, मतलब उसके पास पहले से ही ऑर्डर 3 लाख बोटल्स का आ चुका है। अब वो पूछ रहा है क्या उसको एडिशनल 40,000 टॉयज का ऑर्डर एक्सेप्ट करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, देखिए हमने देखा उसके पास 10,000 मशीन आर्ट्स हैं, तो 10,000 मशीन आर्ट्स इंटू जब आप करेंगे बोतल, 3 लाख बोतल हमने देखा था, 3 लाख बोतल उसको बनानी है, इंटू 3 लाख बोतल तो उसको बनानी है, क्योंकि वो ऑर्डर एक्सेप्ट कर चुका है। और एक बोतल को बनाने के लिए कितने मशीन लग रहे हैं, 0.025, इतने हमारे मशीन आवर्स लग रहे हैं एक बोतल को बनाने में। देन इतना टाइम आप इसमें से लेस कीजिए, 10,000 लेस आएगा, सॉरी यहाँ पे लेस माइनस, आप जब इसमें से 3 लैक्स इंटू 0.025 करेंगे तो 7500 घंटे हैं जो आपके वो ले जा रहा है बोतल। तो मतलब आपके अभी भी 2500 घंटे ऐसे बचे हुए हैं जो आप यूज कर सकते हैं आपके मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टॉयज में। और 2500 घंटे में आपके कितने टॉयज बनेंगे, 2500 घंटे में आपके जो टॉयज बनेंगे वो आएंगे 2500 डिवाइडेड बाय, जब आप करेंगे 0.0625 आप करते हैं, क्योंकि 1 घंटे में इतने टॉयज बनते हैं हमारे। जब हम इसको इससे डिवाइड करते हैं तो हमारे जो टॉयज निकल के आएंगे वो आएंगे 40,000 टॉयज। इस हिसाब से हम कहेंगे कि भैया आप 3 लाख बोतल तो प्रोड्यूस करिए, कीजिए प्लस में 40,000 टॉयज का ऑर्डर है उसको भी एक्सेप्ट कर लीजिए। दूसरा पॉइंट क्या करा है, इफ द ऑर्डर फॉर सप्लाई ऑफ बॉटल इंक्रीजेस टू 4 lakhs
विल यू एडवाइज द कंपनी शुड मतलब ये कह रहा है कि अगर वो जो बॉटल्स का ऑर्डर है पहले 3 लाख का था, अगर वो 4 लाख का बॉटल्स का ऑर्डर हो जाए, क्या आप एडवाइस करेंगे कंपनी को टू एक्सेप्ट द ऑर्डर फॉर सप्लाई ऑफ टॉयज, मतलब टॉयज की सप्लाई के लिए फिर भी आप एडवाइस करेंगे कंपनी को। अब आपके पास देखो एडवाइस कैसे कर पाओगे, क्योंकि 4 लाख बोतल का जब आपको ऑर्डर मिलेगा, 4 लैक्स इंटू जब आप करेंगे 0.025 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो आवर्स निकल के आएंगे वो 10,000, मतलब आपका जो लिमिटिंग फैक्टर है वो तो पूरा इस्तेमाल हो ही चुका। 10,000 घंटे आपके पास अवेलेबल थे और 10,000 घंटे ही आपने उसमें बॉटल के मैन्युफैक्चरिंग में यूज कर लिए, तो फिर आप कहाँ से बना पाएंगे टॉय। तो हम कहेंगे कि भैया हमारा जो टाइम है वो पूरा यूटिलाइज हो चुका है, इसलिए हम जो टॉयज का प्रोडक्शन है वो नहीं कर सकते। अब तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है हमसे, तीसरा पॉइंट कह रहा है कि कंपनी के पास एक ऑफर है कि वो अपने जो टॉयज का मैन्युफैक्चर है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे किसी को मतलब आउटसोर्स कर दे, सब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आउटसोर्स कर दे। कितने पैसे पे कर देगी वो? 28 पर टॉयज पे। मतलब देखिए आप पढ़ के देखिए, एसोसिएट कंपनी है उसकी, वो कह रही है कि जो हमारी फैक्ट्री है वो कह रही है उसके पास एक एसोसिएट कंपनी है, वो 28 पर टॉय में टॉय को एक्वायर कर सकती है, मतलब जो 28 रुपए में अपने टॉय को एक्वायर कर सकते हैं। देखिए एन एसोसिएट कंपनी ऑफ बी एन जेड लिमिटेड इज एन आइडियल कंपनी बिलिंग टू टेक द होल और द पार्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग द प्लास्टिक टॉयज ऑन सब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। द सब कॉन्ट्रैक्टिंग प्राइस इंक्लूसिव ऑफ द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द मोल्ड इज 20 डिटरमाइन। अब क्या पूछ रहा है वो? डिटरमाइन द मिनिमम एक्सपेक्टेड एक्सेस मशीन आवर्स नीडेड टू जस्टिफाई producing any portion of the toys ordered by the company itself rather than subcontracting। मतलब ये पूछ रहा है कि हम जो टॉयज का प्रोडक्शन है वो अपनी एक जो एसोसिएट कंपनी है उसको वो उसको आउटसोर्स भी कर सकते हैं 28 पर टॉय में। बट अब ये हमसे पूछ रहा है कि आप एक ऐसी क्वांटिटी हमको बताइए टॉयज की जिसमें हम चाहते हैं कि जो टॉयज हैं वो हम खुद प्रोडक्शन करें। मतलब बेसिकली पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है हमसे एक इंडिफरेंस पॉइंट। इंडिफरेंस पॉइंट का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूँ, देखिए इंडिफरेंस पॉइंट का ये हमसे कॉन्सेप्ट पूछ रहा है। देखो इंडिफरेंस पॉइंट का मतलब क्या होता है? इंडिफरेंस पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है, इंडिफरेंस पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर जैसे कि आप एज्यूम कीजिए हमारा इंडिफरेंस पॉइंट है 25,000 का, मतलब 25,000 एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर आपका प्रॉफिट सेम होगा। मतलब आपके पास दो ऑप्शन होते हैं किसी भी प्रोडक्ट को, या तो आप मैन्युफैक्चर करें या फिर आप आउटसोर्स कर दें। अगर आप मैन्युफैक्चर करेंगे तो वो ये डिसीजन किस पे डिपेंड करता है? ये डिसीजन मैन्युफैक्चरिंग का या आउटसोर्सिंग का, ये डिपेंड करता है आपकी फिक्स्ड कॉस्ट पे। भैया आपकी फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है? अब देखो आपने जैसे इंडिफरेंस पॉइंट निकाला 25,000 यूनिट्स का, तो आप वेदर मैन्युफैक्चर करें या आउटसोर्स करें, जो आपका प्रॉफिट होगा दोनों की सिचुएशन में सेम होगा। इंडिफरेंस पॉइंट एक ऐसे पॉइंट को कहते हैं कि वेदर आप मैन्युफैक्चर करें या आप उस प्रोडक्ट को आउटसोर्स करें, आपका जो प्रॉफिट होगा वो सेम होगा दोनों ही कंडीशन में। अब जो 25,000 से ज्यादा अगर आपको प्रोडक्शन करना है, 25,000 से ज्यादा अगर आपको यूनिट्स रिक्वायर्ड है, देन आपको जाना होगा मैन्युफैक्चरिंग साइड, क्योंकि आपको जो बेनिफिट मिलेगा वो मिलेगा आपको फिक्स्ड कॉस्ट का। जो आपको फिक्स्ड कॉस्ट का बेनिफिट मिलेगा वो मिलेगा मैन्युफैक्चरिंग में। अगर आपको 25,000 से कम यूनिट आपकी सोल्ड होती है, देन आपको जाना पड़ेगा आउटसोर्सिंग की तरफ, क्योंकि 25,000 से कम जो यूनिट सोल्ड होंगी तो आपको उसमें फिक्स्ड कॉस्ट का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। सेम कॉन्सेप्ट आपके क्वेश्चन में भी यूज हुआ है। क्वेश्चन में वो आपसे पूछ रहा है कि हम 28 रुपए में आउटसोर्स कर देते हैं, तो 28 रुपए में जब आप आउटसोर्स कर देते हो तो फिर हमने देखा था कि फिक्स वो उसका इंडिफरेंस पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? डिफरेंस इन फिक्स्ड कॉस्ट, डिफरेंस इन वेरिएबल कॉस्ट, ये हमारा होता है इंडिफरेंस पॉइंट का फॉर्मूला। हमने देखा कि जो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, अगर आप खुद मैन्युफैक्चर करेंगे तो हमने देखा 1 लाख की आपकी एक ऐसी कॉस्ट है जिसमें आपको एक माउल्ड परचेज करना पड़ेगा। माउल्ड का हमने देखा था, अगर आपको टॉयज इन हाउस मैन्युफैक्चर करने हैं तो 1 लाख रुपए के आपको एक जो माउल्ड है वो परचेज करना पड़ेगा। और ऑन द अदर हैंड अगर आप उसी को सब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हायर कर देंगे तो आपको जीरो फिक्स्ड कॉस्ट लगेगी। फिर हमने देखा दूसरे में वेरिएबल कॉस्ट में, अगर आप खुद मैन्युफैक्चर करते हैं तो आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो कितनी आएगी? देखिए अभी ऊपर निकाला था हमने, अगर आप इन हाउस मैन्युफैक्चर करते हैं तो जो आपकी वेरिएबल कॉस्ट आती है वो वेरिएबल कॉस्ट कितनी आती है? वो आती है 24 रुपए की, अगर आप इन हाउस मैन्युफैक्चर करेंगे तो। अगर आप इन हाउस मैन्युफैक्चर करते हैं तो आपकी आती है वेरिएबल कॉस्ट 24 रुपए की। सेम कंडीशन में अगर आप इसको आउटसोर्स कर देते हैं तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट आ रही है 28 रुपए की। तो आपके इस हिसाब से जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इंडिफरेंस पॉइंट आपका निकल गया है 25,000 यूनिट्स का।
25,000 यूनिट्स का मतलब ये है कि 25,000 टॉयज से अगर ज़्यादा आपको रिक्वायरमेंट है, देन आप मैन्युफैक्चरिंग की साइड जाइए। अगर आपको 25,000 यूनिट से कम की रिक्वायरमेंट, देन आपको आउटसोर्सिंग या सब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जाना पड़ेगा। देखो सेम क्वेश्चन में निकाला है, 25,000 यूनिट्स आपका निकाला है, इंडिफरेंस पॉइंट निकाला है, 1,000 यूनिट, 1 लाख की आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है, 28 माइनस 24 आपने डिफरेंस इन वेरिएबल कॉस्ट करा, 25,000 का आपका इंडिफरेंस पॉइंट आया। अगर एक्सेस कैपेसिटी अवेलेबल टू मैन्युफैक्चर है मोर देन 25,000, मतलब अगर आपको मैन्युफैक्चर करना है तो मोर देन 25,000 टॉयज होनी चाहिए टू बाय रेदर देन सब कॉन्ट्रैक्टर। वही चीज जो लिखी हुई है मैंने आपको बताई है। अब और क्या पूछ रहा है, वो हमसे पूछ रहा है कि मिनिमम एक्सपेक्टेड कैपेसिटी 2 आवर्स, मतलब अब जो 25,000 टॉयज हैं उनको मैन्युफैक्चर करने में कितने आवर्स आपको लगेंगे। तो हमने देखा जो 25,000 टॉयज हैं उनको मैन्युफैक्चर करने एक मशीन आवर्स में हमारे 16 टॉयज मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, तो डिवाइडेड बाय 16 हम कर देंगे, तो 25,000 डिवाइडेड बाय 16 करेंगे आप जब, देन आपके 1563 आवर्स आपको एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट होगी 25,000 यूनिट ऑफ टॉयज की मैन्युफैक्चर करने के लिए। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में जाएंगे तो आपको 1563 आवर्स और रिक्वायर्ड होंगे टू मैन्युफैक्चर द टॉयज। सो आगे बढ़ते हैं अपने इलस्ट्रेशन नंबर 9 की तरफ। देखो 9 क्या कह रहा है हमसे। देखो एक 9 ऐसा क्वेश्चन है, आप वही लिमिटिंग फैक्टर का ही क्वेश्चन है ये पूछ क्या रहा है हमसे, पूछ रहा है ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स। ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स तो पूछ रहा है, अब हम देखते हैं इसमें लिमिटिंग फैक्टर हमारा क्या है। देखिए लिमिटिंग फैक्टर इसमें हमको 3 लिमिटिंग फैक्टर दे रखे हैं। एक कंपनी मैन्युफैक्चर टू 2 प्रोडक्ट बनाते हैं, एक्स और वाई, जिसके मशीन आवर्स, जिसका सेलिंग प्राइस हमको दे रखा है 90 और 80, और मशीन आवर्स दे रखा है पर यूनिट का हमको 0.5 लगेगा, 0.4 डिपार्टमेंट बी में लगेगा, ऐसे ही हमको वाई का दे रखा है। हमको लिमिटिंग फैक्टर बता रखा है जो मैक्सिमम कैपेसिटी है डिपार्टमेंट ए की वो 3400 आवर्स है, मतलब एक लिमिटिंग फैक्टर ये हुआ। दूसरा लिमिटिंग फैक्टर डिपार्टमेंट बी के आवर्स हुए 3640 के। तीसरा लिमिटिंग फैक्टर हुआ हमारा मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल जो हमारा अवेलेबल है वो 17,000 केजीज अवेलेबल है, मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ डायरेक्ट मटेरियल 17,000 केजीज है। और हमको बता रहा है एक प्रोडक्ट, हर एक प्रोडक्ट का एक्स बना लो चाहे वाई बना लो, आपको 2 केजी ऑफ डायरेक्ट मटेरियल लगेगा। और परचेज प्राइस कितनी दे रखी है, 5 पर केजी दे रखे डायरेक्ट मटेरियल की। अब देखो इस क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए हम ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स निकालते हैं। देखो ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स निकालने के मैंने आपको बताया, सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर। लिमिटिंग फैक्टर हमारे 3 है इस केस में, तो इसलिए सबसे पहले हम कंट्रीब्यूशन निकालते हैं दोनों एक्स और वाई का। देखो एक्स और वाई का हमको सेलिंग प्राइस दे रखा है 90, एक्स का हमको दे रखा है 90, वाई का दे रखा है हमको 80। अब डायरेक्ट मटेरियल हमको दे रखा है दोनों का। डायरेक्ट मटेरियल क्या दे रखा है कि एक प्रोडक्ट को बनाने में 2 यूनिट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल लगेंगे, और 2 यूनिट की कॉस्ट क्या आएगी हमारी 10 पर केजी। वो 10 आएगी हमारी, क्योंकि 5 पर केजी है, 2 किलो हमारा मटेरियल लगेगा, इसलिए 10 रुपये हमारी डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट आ जाएगी। डिपार्टमेंट ए में मशीन आवर्स कितने लगेंगे प्रोडक्ट एक्स को, डिपार्टमेंट ए में लगेंगे प्रोडक्ट एक्स को आपके 0.5 इंटू 40, मतलब 20 रुपीज आपका डिपार्टमेंट ए में लगेगा आपको प्रोडक्ट एक्स को। और प्रोडक्ट वाई को क्या लगेगा, हमारा प्रोडक्ट वाई को लगेगा 0.3 इंटू 40, ये लगेगा हमारा डिपार्टमेंट वाई को। ऐसे ही सेम डिपार्टमेंट बी में प्रोडक्ट एक्स को कितना लगेगा, हमारा लगेगा 0.40 इंटू 60, प्रोडक्ट वाई को कितना लगेगा 0.45 इंटू 60। इस हिसाब से हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल लेंगे। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आया हमारे पास 36 और 31। अब हम निकालेंगे कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमारे पास लिमिटिंग फैक्टर 3 है, तो तीनों लिमिटिंग फैक्टर का निकालते हैं। सबसे पहले कंट्रीब्यूशन पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल, हमको पता है हम प्रोडक्ट एक्स बना लें चाहे वाई बना लें, हमको 2 केजीज ऑफ रॉ मटेरियल लगता है, तो पर केजीज ऑफ रॉ मटेरियल कितना होगा डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। आप कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, मतलब 36 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 18 आएगा, 31 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 15.5, मतलब 1 केजी ऑफ रॉ मटेरियल में इतना कंट्रीब्यूशन हमको मिलेगा। तो हमने देखा इस हिसाब से जो हमारी रैंकिंग होगी वो फर्स्ट रैंकिंग हो हमारी प्रोडक्ट एक्स को, सेकंड रैंकिंग होगी प्रोडक्ट वाई को। कंट्रीब्यूशन ऐसी जो सेकंड लिमिटिंग फैक्टर है वो हमारा है डिपार्टमेंट ए के आर्ट्स। डिपार्टमेंट ए के आर्ट्स से मतलब है हमारा जो कंट्रीब्यूशन है इसको हम डिवाइडेड करेंगे जो हमारे डिपार्टमेंट ए में आर्ट्स लग रहे हैं, मतलब 36 जो हमारा डिपार्टमेंट एक्स का कंट्रीब्यूशन है, प्रोडक्ट एक्स का कंट्रीब्यूशन है, उसको डिवाइड करेंगे हम 0.5 से। जब हम इसको 0.5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 72 का कंट्रीब्यूशन आएगा, और हम प्रोडक्ट वाई में करेंगे 31 डिवाइडेड बाय 0.30, देन 1033 का। इस हिसाब से जो रैंकिंग होगी फर्स्ट रैंकिंग होगी प्रोडक्ट वाई की, सेकंड होगी प्रोडक्ट एक्स की। ऐसे ही डिपार्टमेंट बी का करेंगे 36 डिवाइडेड बाय 0.4, और जो प्रोडक्ट वाई है उसमें आएगा 31 डिवाइडेड बाय 0.45, मतलब हम
जो कंट्रीब्यूशन निकाल रहे हैं पर डिपार्टमेंट, पर आर ऑफ डिपार्टमेंट बी निकाल रहे हैं, तो इस हिसाब से जो रैंकिंग आती है वो प्रोडक्ट एक्स की फर्स्ट आएगी, प्रोडक्ट वाई की सेकंड आएगी। अब वो हमसे पूछता क्या है कि आपको ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स निकालना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमारे पास 3 लिमिटिंग फैक्टर हैं, तो 3 लिमिटिंग फैक्टर होने की वजह से अब 3 लिमिटिंग फैक्टर होने की वजह से हम ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स डायरेक्ट तो निकाल नहीं सकते, इसलिए हमको हेल्प लेनी पड़ेगी लीनियर प्रोग्रामिंग की। देखो लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होता है, आप सबने पढ़ाई है कि हम एक इक्वेशन बना देते हैं। इक्वेशन कैसे बनाएंगे हम? इक्वेशन देखिए ऐसी इक्वेशन बनेगी, मटेरियल के लिए हमको पता है कि हमारी जो मटेरियल की क्वांटिटी है वो हमारे पास अवेलेबल मटेरियल कितना 17,000 केजीज का हमारे पास मटेरियल अवेलेबल, ये एक लिमिटिंग फैक्टर ये है। तो जब हम प्रोडक्ट एक्स बनाए या प्रोडक्ट वाई बनाए, यहाँ पर x1 x2 का मतलब है, प्रोडक्ट x1 का मतलब है हमारा x और x2 का मतलब है y। अगर हम प्रोडक्ट x बनाएंगे तो हमको 2 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल लगेंगे और y बनाएंगे तब भी 2 लगेंगी। तो इस हिसाब से हमारी इक्वेशन में जाएगी ये वाली इक्वेशन। और जो हमारा लिमिटिंग फैक्टर है हमारा डायरेक्ट मटेरियल, क्योंकि 17,000 केजीज ही हमारे पास अवेलेबल है। फर्स्ट इक्वेशन हमारी बनी ये मटेरियल के बेसिस पे, सेकंड बनेगी हमारे डिपार्टमेंट ए के लेबर, डिपार्टमेंट ए के आर्स के बेसिस पे, क्योंकि 0.5 आर्स इंटू x1 प्लस 0.32 इंटू x2, और लिमिटिंग फैक्टर कितना है हमारे पास, ए में हमारे 3400 घंटे अवेलेबल है और बी में हमारे 3640 घंटे अवेलेबल है। इस हिसाब से 3 लिमिटिंग फैक्टर की इक्वेशन बन गई। और जो एक बेसिक इक्वेशन ये है कि हमारी जो x1 है, हमको ऊपर दे रखा था कि मैक्सिमम, देखिए इधर मैक्सिमम सेल पोटेंशियल कितना है, x का हमारा 7400 है और y का कितना है 10,000। मतलब एक इक्वेशन ये बनेगी जो प्रोडक्ट x है या तो वो 7400 प्रोड्यूस हो या 74 से कम हुए, 7,400 से या तो कम प्रोड्यूस हो या फिर उसके इक्वल प्रोड्यूस हो। ऐसे ही वाई में या तो 10,000 प्रोड्यूस हो या 10,000 से कम हो। अभी इन सारी इक्वेशन को जब हम ग्राफ पे पुट करते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग मतलब एक तरीके से ग्राफ में डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज डाल के इन इक्वेशन में लाइन कर्व्स खींचते हैं, देन हमको एक कुछ कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट होंगे। कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड आउट होंगे, जैसे कि ये दो लाइनें हमारी ये क्रॉस हो रही हैं, जैसे एक कोऑर्डिनेट हमको ये मिला, कुछ भी रैंडम कोऑर्डिनेट्स हम उठाएंगे। रैंडम कोऑर्डिनेट्स जैसे कि हमने उठाए यहाँ पर, जैसे हमारे इलस्ट्रेशन में दे रखे हैं, जैसे हमने एक पी कोऑर्डिनेट उठाया, क्यू आर एस टी, ऐसे हमने रैंडमली कोऑर्डिनेट उठाए और रैंडमली कोऑर्डिनेट उठाने के बाद हम इन कोऑर्डिनेट्स को लिखते हैं। जैसे हमने x1 के ये कोऑर्डिनेट उठाए, x2 के ये उठाए, x1 के ये, तो ऐसे p q r s t हमने 5 कोऑर्डिनेट्स उठाए। 5 कोऑर्डिनेट्स का जैसे हम नॉर्मली करते हैं वैसे हमने इनका कंट्रीब्यूशन निकाला। कैसे? जैसे जो 6800 यूनिट्स अगर हम प्रोडक्ट x की प्रोड्यूस करेंगे, केवल हम 6800 यूनिट प्रोडक्ट x की प्रोड्यूस करेंगे तो कितना कंट्रीब्यूशन होगा, 6800 इंटू हम करेंगे 36, क्योंकि हमारा एक यूनिट से 36 का प्रोडक्शन, वो 36 का कंट्रीब्यूशन आ रहा था। इस हिसाब से हमारा जो कंट्रीब्यूशन आएगा वो 2,44,800 का आएगा। ऐसे ही हमने जितने भी कोऑर्डिनेट निकाले सबका हम कंट्रीब्यूशन निकालेंगे, बेस्ड ऑन कंट्रीब्यूशन हम रैंकिंग कर देंगे। जो फर्स्ट रैंकिंग आएगी वही हमारा ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स होगा। जैसे हमारी जो फर्स्ट रैंकिंग आई है वो आई है कोऑर्डिनेट टी पे, जहां पर हमारा 4250 और 4250 है प्रोडक्ट एक्स और प्रोडक्ट वाई। देखिए इतना हैवी क्वेश्चन वैसे आपका एसपीओ में आपको देखने को नहीं मिलेगा, फिर भी मैंने आपको समझा दिया है। दूसरा पार्ट क्या पूछ रहा है हमसे, फाइंड द नंबर ऑफ यूनिट्स दैट द प्रोडक्ट एंड द रेलेवेंट कंट्रीब्यूशन। पूरा पढ़ते हैं इसको। इन द व्यू ऑफ द aforesaid कैपेसिटी कंस्ट्रेंट द कंपनी हैज डिसाइडेड टू प्रोड्यूस ओनली वन ऑफ द टू प्रोडक्ट। मतलब कहना क्या चाहता है ये, कंपनी ने डिसाइड किया केवल दो प्रोडक्ट में से वो एक ही प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगी, या तो प्रोडक्ट एक्स प्रोड्यूस करे या प्रोडक्ट वाई प्रोड्यूस करे। अब आपको इसमें ये बताना है कि कंपनी कौन सा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करे, एक्स करे या वाई करे। अब ये भी आप किस में बताएंगे, अपने कंट्रीब्यूशन के बेसिस, अपने प्रॉफिट के बेसिस पे आप बताएंगे कि या वेदर वो एक्स प्रोड्यूस करे या वाई प्रोड्यूस करे। उसके लिए आप देखिए 3 हमारे लिमिटिंग फैक्टर थे। देखो मटेरियल हमारे पास जो अवेलेबल मटेरियल था, अवेलेबल रिसोर्सेज हमारे पास कितने थे, 17,000 हमारे पास मटेरियल अवेलेबल था, 17,000 केजीज। आर्स हमारे पास डिपार्टमेंट के 3400 थे, बी के हमारे पास 3640 आर्स थे। और हमको रिक्वायर्ड कितना था मटेरियल में, मटेरियल एक्स में हमको रिक्वायर्ड था, हमको मटेरियल एक्स की 7400 यूनिट चाहिए थी। 7400 यूनिट इंटू 2 करेंगे तो 14,800 का हमको मटेरियल रिक्वायर्ड था। आर्स कितने रिक्वायर्ड थे हमको, आर्स थे हमारे आप इसको करिए 7400 इंटू जब आप करेंगे 0.5, हमको आर्स रिक्वायर्ड थे 3700 आर्स इसमें रिक्वायर्ड थे, और डिपार्टमेंट बी में कितने थे 2960। ऐसे मल्टीप्लाई करके आप अपनी रिक्वायरमेंट निकाल लेंगे। तो हमारे पास शॉर्टेज कितनी निकल के आती है, 17,800 की मटेरियल की, 3300 आर्स की ए में और 3820 की बी में। फिर हमने देखी शॉर्टेज कितनी आई अपनी, 17,800 की आई, 3300 आवर्स की हमारी डिपार्टमेंट ए में आई और 3320 की हमारी डिपार्टमेंट बी में आई।
अभी इसी चीज को कंटिन्यू करते हुए उसने हमसे पूछा कि आप हमको बताइए कि वो चाहता है कि या तो प्रोडक्ट एक्स बनाए या प्रोडक्ट वाई बनाए, जिससे कि उसको जो कंट्रीब्यूशन है वो मैक्सिमम मिले। तो फिर हम देखते हैं कि जो डिपार्टमेंट ए में हमारे पास आर्ट्स कितने अवेलेबल हैं। आर्ट्स हमारे पास 3400 अवेलेबल है, तो इस हिसाब से आप करेंगे 3400 आवर्स में हमारी कितनी यूनिट्स ऑफ ए बन जाएंगी, कितनी यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट एक्स बन जाएंगी। 3400 डिवाइडेड बाय जब आप 0.5 करेंगे, मतलब एक आवर्स हमने देखा कि एक यूनिट को बनाने के लिए हमको 0.5 आवर्स लगते हैं, तो फिर 3400 आवर्स में कितनी यूनिट्स बनेंगे में 6800। ऐसे ही जितने भी लिमिटिंग फैक्टर्स हैं उससे हम ये निकालेंगे कि हमारी कितनी यूनिट्स हमारी बन सकती हैं। डिपार्टमेंट ए में जो लिमिटिंग फैक्टर था 3400 आवर्स, उससे हमारी 6800 यूनिट बन सकती हैं। डिपार्टमेंट बी में जो लिमिटिंग फैक्टर है 3640, उससे जो हमारी यूनिट्स बनेंगी वो 9100 बनेंगी, 9100 बनेंगी। 3640 डिवाइडेड बाय करेंगे 0.4, और फिर जो है मटेरियल के बेसिस पे अगर हम देखें तो 17,000 केजीज का मटेरियल अवेलेबल है, तो उससे बनेंगी हमारी 8500, क्योंकि 17,000 केजी डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आप 8500 यूनिट्स बनेंगी। ऐसे ही हम करेंगे डिपार्टमेंट वाई का। 11,333 यूनिट बनेंगी डिपार्टमेंट ए की वजह से, बी की वजह से 8089, और 8500 हमारी बनेंगी उसकी वजह से, मटेरियल की वजह से। अब हम इन तीनों में से जो भी लोएस्ट यूनिट्स होंगी वो उठाएंगे, क्योंकि हमारी जो लोएस्ट पॉसिबल यूनिट्स है वही मैन्युफैक्चर हो सकती हैं। तो फर्स्ट केस में जो हमारी लोएस्ट यूनिट्स होंगी, लोअर लेंगे हम इनका 6800, मतलब 6800 यूनिट ऐसी होंगी जो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं विद द अवेलेबल रिसोर्सेज की वजह से, और एक्स में हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, वाई में प्रोड्यूस कर सकते हैं 8089। अब इन दोनों ही का हम कंट्रीब्यूशन से मल्टीप्लाई करते हैं पर यूनिट कंट्रीब्यूशन से, देन हम फाइंड करेंगे कि जो हमारा वाई है, प्रोडक्ट वाई, उससे हमारा जो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन आया 2,50,759 रुपए का। इसलिए हम प्रेफर करेंगे कि आप प्रोडक्ट वाई को प्रोड्यूस करें, और वाई की कितनी यूनिट प्रोड्यूस करें, 8089 यूनिट्स आप वाई की प्रोड्यूस करें। सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट इलस्ट्रेशन की तरफ। इलस्ट्रेशन नंबर 10। उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा। देखिए, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मॉडल, आप सभी जानते ही हैं जो हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम होता है वो कब होता है, जब हमारा एम आर, जो मार्जिनल रेवेन्यू होता है, और जो हमारी मार्जिनल कॉस्ट होती है वो इक्वल होती है। व्हेन एम आर इज इक्वल टू एम सी, व्हेन एम आर इज इक्वल टू एम सी, देन हमारा जो टोटल रेवेन्यू होता है वो अपनी मैक्सिमम स्टेज पे होता है, मतलब जो हमारा प्राइस होता है वो अपने मैक्सिमम पे होता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू करते हुए मैंने आपको बताया कि जो प्रॉफिट हमारा मैक्सिमम कब होगा, जब हमारा एम आर इज इक्वल टू एम सी होगा, एम आर इज इक्वल टू एम सी होगा,